गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हमने नगर व्यापारी और शिल्पी जगत का तीसरा भाग पढ़ा था। अब हम भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भाग 4 में हम देखेंगे, हमने हम्पी नगर के बारे में पढ़ा था कि वो हम्पी जो नगर था विजयनगर का केंद्र स्थल था, और जब विजयनगर समाप्त हो गया उसके साथ साथ ही हम्पी नगर भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो हमने वहाँ की शिल्पकला के बारे में देखा, वहाँ का जो वास्तु था वो इतना सुंदर था कि इतनी अच्छी किलेबंदी की गई थी, इतने अच्छे तरीके से नगर को बसाया गया था। अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। जो सूरत था वो पश्चिम का प्रवेश द्वार कैसे था उसके बारे में पढ़ेंगे। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत पश्चिम का क्या है, प्रवेश द्वार है, यानी कि जहां से लोगों ने प्रवेश। सूरत मुगल काल के मुगल काल के केबे का मतलब है आज के खंबात से, आज के जो गुजरात में खंबात है, खंबात की खाड़ी है, उसके बारे में। ठीक है, उसको केबे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केबे। ठीक है, केबे कहा जाता था खंबात। और केम्बे का मतलब होता है, केम्बे है इसका नाम, बिल्कुल लगी हुई है। केम्बे यानी आज का जो खंबात है, कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर खाड़ी से होकर और मुझकी खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए और मुझी खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ठीक है, और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। सूरत को
मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। और क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहाँ से रवाना होते थे, जो हज यात्री थे वो क्या करते थे, यहाँ से रवाना होते थे। तो देखो, सूरत मुगल काल में केम्बे यानी जिसको आज का सम्राट कहा जाता है, कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। ठीक है, सूरत ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से मक्का की ओर प्रस्थान किया जा सकता है। देखो, अब आगे हम इसी में पढ़ेंगे। सूरत क्या था, एक संवेदनशील नगर था। सूरत एक संवेदनशील नगर था। संवेदनशील नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, यहाँ सभी और जाति और धर्मों के लोग रहते थे। और 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों उसके बाद में कौन थे, डचों और अंग्रेजों के कारखाने तथा माल गोदाम थे। तो क्या थे, डचों और अंग्रेजों और के कारखाने तथा माल गोदाम थे। और अंग्रेज इतिहासकार ओविन गट्टर ने ओवी गटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करके लिखा है। सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है। कि किसी भी एक व्यक्ति पर किसी भी एक वक्त पर
किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। इस बंदरगाह पर तो देखो बच्चों, हमने देखा इसमें सूरत कैसे पश्चिम का द्वार था। इसमें बताया गया है कि सूरत एक संवेदनशील नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों का कारखाने तथा माल गोदाम थे। वहाँ पर सूरत बंदरगाह थे वहाँ पर। और अंग्रेज इतिहासकार ओवी गटन ने कहा कि 1889 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करके लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर देखे जा सकते थे। मतलब 100 जो जहाजों का बेड़ा यहाँ पर हमेशा खड़ा हुआ देखा जा सकता था। तो सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया था उस समय क्या हुआ था, जो सूरत था वहीं से क्या हो गया था, लोगों का आना प्रारंभ हो गया था। जैसे पुर्तगाली है, डच है, ये सब वहाँ पर अपने बंदरगाह बना करके रहने लग गए थे और वहीं पे इनके कारखाने और माल गोदाम भी थे। अब आगे देखेंगे, सूरत को आप देखते हो कपड़ों के लिए आज भी मशहूर माना जाता है। कपड़ा व्यवसायियों के लिए जो सूरत है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि ये कपड़ा अधिकतर कहाँ से आया है, सूरत से आया है। सूरत के बारे में, तो जो सूरत है, सूरत में एक ऐसी अनेक दुकानें थी। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों और किसके बारे में, फुटकर कीमतों थोक में फुटकर कीमतों पर बेचती थी। ठीक है, दोनों तरीके से। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा सुनहरा क्या लगा हुआ था, गोटा लगा हुआ था। सुनहरा गोटा किनारियों ठीक है, किनारियों और जिसको जरी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारे मतलब जरी के लिए भी क्या थे, प्रसिद्ध थे। और उनके लिए पश्चिम एशिया जो पश्चिमी एशिया देश है, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और
अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे, और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, इनको बाजार मिल गया था, उपलब्ध थे, और राज्य ने विश्व के सभी भागों से, राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। तो देखो, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा बेचती थी। सूती जो कपड़ा होता था वो थोक में भी बेचा जाता था और फुटकर कीमतों में भी बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारे के लिए भी क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। मतलब यहाँ के वस्त्र पश्चिम एशिया में जाते थे, अफ्रीका में जाते थे और यूरोप में भी जाते थे। इसके लिए उसके राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह भी बना रखे थे। मतलब जो बाहर से लोग आते थे, विदेशों से माल लेने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए सूरत में आते थे, उनके लिए उन्होंने क्या कर रखा था, विश्राम गृह भी बना रखे थे। यानी कि वो लोग यहाँ रुक करके अपना जो कपड़ा है सूरत से लेकर के और अपने देश में जा सकते थे, या उसको खरीदते थे और खरीद के अपने देशों में जाकर के उसको ऊंचे दामों पर बेच देते। इसलिए इसके लिए क्या बना रखे थे, विश्राम गृह भी बना रखे थे। और वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन के स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। सूरत में जो काठियावाड़ी सेठ होते हैं उनकी बड़ी बड़ी क्या थी, कंपनियां थी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी थी और महाजनों ने, साहूकारों ने। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुड्डियों को दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बरसा और केजियो में एडवर्ड की बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। जो हुड्डियां थी यहाँ से बेची जाती थी, उनको अन्य देशों में भी क्या थी, मान्यताएं थी। तो इस प्रकार से देखा आपने कि सूरत ने किस तरह से प्रवेश द्वार खोल दिए कि वहां पर आकर के लोग क्या करते थे, वहां से आकर के कपड़ा लेकर के चले जाते थे। आगे हम देखेंगे, किंतु 17वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। 17वीं शताब्दी में भी क्या होने लग गया था, पतन होना प्रारंभ हो गया था सूरत का भी। सूरत भी पतन के रास्ते पे आ गया था और इसके कई कारण थे। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों में उत्पादन की हानि हो गई थी। जब मुगल साम्राज्य का क्या होने लगा, पतन होने लगा, तो बाजार भी क्या होने लग गए, पतन की ओर जाने लग गए। ठीक है, और पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई में प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था। मतलब अंग्रेजों में और पुर्तगालियों में आपस में क्या हो गई थी, प्रतिस्पर्धा हो गई थी। एक दूसरे को जहाजों को बंबई में जो सागर है वहां पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। और 1668 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर ली थी, स्थापित भी कर ली थी और अपना मुख्यालय स्थापित किया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य के केंद्र है। वाणिज्य केंद्र कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूती के बने कपड़े या अन्य प्रकार के जो कपड़े हैं बनाए जाते हैं और यहाँ से विभिन्न देशों में भी जाते हैं और भारत
बांग्लादेश में भी यहाँ से क्या होता है, कपड़ा आता है। तो सूरत एक जो कपड़ा है सूरत का, उसको बहुत अच्छा और कम दामों वाला माना जाता है। अब आगे हम इसी में देखने जा रहे हैं कि मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम जगह का नाम है, इसके लिए क्या थी, एक चुनौती थी। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। सूरत के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से प्रवेश द्वार था, कैसे यूरोपीय लोग यहाँ पर आते थे कपड़ा खरीदने के लिए, उनके लिए विश्राम गृह बनाए गए थे ताकि वो वहां पर आकर के रुके, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनियां भी खोलनी प्रारंभ कर दी थी। अब आगे हम देखने जा रहे हैं जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। जोखिम भरा दौर, ठीक है। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम इसको कहा जाता है, ये भी एक बंदरगाह था अंग्रेजों के समय, जहाँ पर क्या होते थे, बंदरगाह था, यहाँ पर भी जहाज आकर के रुकते थे, ठीक है। इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, पहले इसको मसूलीपट्टनम कहते हैं, ठीक है। मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है, नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। गतिविधियों का नगर था। 17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का क्या था, नगर था। और हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की, हॉलैंड व इंग्लैंड दोनों देशों की, हॉलैंड व इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और नियंत्रण प्राप्त करने का
प्रयत्न किया। ठीक है, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदर बन गया था। क्या बन गया था? पंतन। तो देखो बच्चों, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड व इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों में मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बंदर बन गया था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण इलाका बन गया था, क्योंकि सारी गतिविधियां यहाँ पर होती थी। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं वो मिलकर के क्या करना चाहती थी? इस पर अपना अधिकार करना चाहती थी। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। जो यहाँ पर किला स्थित है वो हॉलैंड निवासियों ने क्या करा था? बनाया था। जो हॉलैंड के निवासी यहाँ पर आए थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, उसमें आगे देखेंगे कि गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने, इसी में हम देखेंगे गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर एकाधिकार लागू किया। एक अधिकार हो गया इनके ऊपर, शासकों का, गोलकुंडा के शासकों का एक अधिकार लागू कर दिया, जिससे कि वह वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। ठीक है, विविध व्यापारी समूहों
विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, फारसी सौदागरों, जो फारस के सौदागर थे, सौदागरों, और तेलुगु कौंटी चेट्टियार, तेलुगु कौंटी चेट्टियार, और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। और क्या किया, उसको समृद्धशाली बना दिया। देखो, गोलकुंडा के कुतबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वह वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाए। उनका मानना था कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाएगा। विभिन्न व्यापारी समूहों ने गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कौंटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला बना दिया और साथ ही साथ समृद्धशाली भी बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, समृद्धशाली बना दिया और गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुल्मा ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा कि हॉलैंड के लोग और इंग्लैंड के लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे तो हमारे व्यापार में क्या होगी, सफलता होगी। 1668 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो मुगल साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने क्या करा, गोलकुंडा को, औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब आगे इसमें देखेंगे कि अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आके खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के तहत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन बीवी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस हो गई कंपनी के नए केंद्र एक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक भी हो। जो कंपनी के क्षेत्र थे, जो एक पंतन बनाया था, मतलब एक रहने का स्थान बनाया था, माल रखने की जगह बनाई गई थी। अब कंपनी के लिए यह हो गया था कि वो यहाँ पर आकर के क्या करे, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही को बैठा। मतलब कंपनी कहाँ चली गई, बम्बई चली गई, मद्रास चली गई और कोलकाता चली गई। तब जो यहाँ के व्यापारी थे वो अपनी समृद्धि खो चुके थे, क्योंकि जो माल बनता था उसको कौन खरीदते थे, अंग्रेज खरीदते थे, पुर्तगाली खरीदते थे, हॉलैंड के निवासी। अब जब वो लोग यहाँ से चले गए तो यहाँ पर जो इनका माल बनता था वो बनना भी कम हो गया और यहाँ की समृद्धि भी क्या होती चली गई, खत्म होती गई। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधिपतन हो गया। आज एक छोटे से जीर्ण नगर के से अधिक कुछ नहीं है। आज में एक छोटा सा मछलीपट्टनम, छोटा सा क्या बन गया है, जीर्ण नगर बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखो, इन सौदागरों ने तो क्या करा, इसको समृद्धशाली बनाया था, लेकिन ये लोग यहाँ से हट गए, चले गए, तो क्या हो गया, इसकी समृद्धि भी समाप्त हो गई और इसका क्या हो गया, अधपतन हो गया। आज ये छोटे से नगर के रूप में क्या है, विख्यात है मछलीपट्टनम। कहाँ पर तो क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा बंदरगाह माना जाता था, सारे जहाज के बेड़े यहाँ करके खड़े होते थे, व्यापार होता था। लेकिन आज क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चलते कहाँ चली गई, मुंबई चली गई, कलकत्ता चली गई और मद्रास में जाकर के उन्होंने अपने
कारखाने और अपना उद्योग, अपना व्यापार स्थापित कर लिया। तो बच्चों हमने इसमें चौथे भाग में नगर व्यापारी और शिल्पी जन देखा। हम इसके पांचवें भाग में देखेंगे नए नगर और व्यापारी, नए नगर की स्थापना कैसे हुई और किस तरह से वहां पर व्यापारी आए। धन्यवाद बच्चों।